वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि तीनों ओके हैं तो AVT ओके लिख दीजिए। यदि कहीं आवाज़ में कुछ दिक्कत है तो वैसा बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको सही करने की, और यदि नहीं हो पाई तो फिर इसी आवाज़ में गुजारा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद सब कुछ सही है, क्योंकि किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई तो मतलब आवाज़ सही है। आवाज़ उठती है तो उसका मतलब आवाज़ में कुछ गड़बड़ है। तो चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले एक बात याद दिला दूँ, सबसे पहले लाइक कर लीजिए वीडियो को, दूसरे नंबर पर शेयर कर लें, और जिनके साथ शेयर करें उनको भी कह दीजिए पहले वीडियो को लाइक कर लें, फिर तसल्ली से बैठ कर देंगे, कोई मनाही नहीं, ठीक है। AVT ओके किसी ने नहीं लिखा अभी तक, भाई लिख दिया करो जल्दी। आप लिख दोगे तो जल्दी फटाफट काम करेंगे। वॉइस लो देखो इतनी देर बाद। चलिए कोशिश करता हूँ कि शायद इससे बढ़ जाए, अगर बढ़ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो लो वॉइस में गुजारा करना होगा। अब कुछ फ़र्क पड़ा? आवाज़ पहले से ठीक हुई? अगर हुई तो अच्छी बात है, यदि नहीं हुई तो फिर आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। AVT ओके भी लिख रहे हैं लोग, जिन्होंने लिखा था वो ये तो लिख दो कि अब ओके हो गई। यस ओके ठीक है, तो चलें शुरू करें। केम छो गुजरात, केम छो सूरत? हाँ मैं सूरत में ही हूँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो सूरत में सूरत बदल गई कि नहीं बदली? थोड़ी सी अच्छी दिखने लगी होगी, नाम ही सूरत है ना यार, क्या करें, सूरत अच्छी हो जाती है यहाँ के अच्छे अच्छे की। चलिए तो गुजरात के जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार, गुजरात की इस धरती को नमस्कार, और गुजरात के जितने भी धरती के सपूत हैं उन सबको नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहली खबर कौन सी हमारे पास में? सबसे पहली खबर हमारे पास में वो है जिसको लेकर आप सब लोग बड़े परेशान थे, उस खबर को हम लेकर आए, और उस खबर में कुछ अच्छी खबर आई है इसलिए लेकर आए। वो खबर क्या है? आतंकियों की सुरक्षा कर रहे थे पाकिस्तानी सैनिक, तब भारतीय सेना ने कर दिया सफाया। अब आप सोचिए, आतंकवादियों की सुरक्षा की जा रही साहब, सेनाओं की हालत ऐसी हो गई है कि वो आतंकवादियों की सुरक्षा कर रही है। इतना बुरा हाल तो हमने कहीं का नहीं देखा। पाकिस्तान हालत इतनी खराब, ऐसा बुरा हाल कि अब उसको आतंकवादियों को सुरक्षा देनी पड़ गई। अगर आप सबको जानकर ये लग रहा है कि अतिशयोक्ति है या भारतीय मीडिया ने ऐसा छाप दिया, तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी गलतफहमी में ना रहें। ये खबर उतनी ही सच्ची है जितना सूरज का उगना, ठीक है ना, उतनी ही सच्ची खबर है। और एक बात को और अच्छी तरह समझ लीजिए, ये पाकिस्तान की कोई पहली करतूत नहीं है, पाकिस्तान हर बार ऐसा करता है, इस बार तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया। तो पाकिस्तान कैसे बचा रहा था उस पर आएंगे, उन सारी खबरों पे आएंगे, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या हुआ। आज एक जो आतंकवादी है उसको ढेर कर दिया गया, उसके बाद एक और आतंकवादी था वो भी सेना के हत्थे चढ़ गया, तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। बारामूला में एक और आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सूअर की मौत मारा गया, ये सूअर था तो सूअर की मौत ही मारा जाएगा भाई, कोई और तो किसी और मौत तो मरेगा नहीं। हमारी भारतीय सेना को चैलेंज करने की ताकत रखने वाले ये लोग, हमारे भारतीय जवानों को अपना निशाना बनाने वाले, छुप कर हिजड़ों की तरह, कायरों की तरह, सूअरों की तरह, है ना, छुप कर निशाना बनाने वाले लोग, इनकी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं कि सामने से लड़ सकें। पाकिस्तान को भी मालूम है ये बात कि सामने से लड़ेगा तो सफाया कर दिया जाएगा, इसलिए छुप कर मारो भाई। चलो अच्छी बात है। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये है कि जो आतंकी आए थे उनमें से 2 को मौत की घाट उतार दिया गया, बाकी जो बचे उन्हें भी जल्दी ही सूअर की मौत मारा जाएगा। सूअर की, है ना, इसको याद रखा करो आप लोग, क्योंकि सूअर हैं ये पाकिस्तानी, जो सूअर हैं, इन पाकिस्तानी सूअरों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें हर भारतीय इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो इसमें हाथ खड़े करके गाएगा कि हाँ बहुत अच्छा किया, और इनको सूअर ही कहा जाना चाहिए, इसमें तो किसी को संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लड़िए, आप एक राष्ट्र हैं, आपकी हमारे से नहीं बनती है, हम आपके विरोधी, आप हमारे विरोधी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सामने से लड़िए। ये पीठ पीछे छुप कर मारना, ये तो कहीं से कहीं तक भी इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, है ना। तो ये जो सूअरों वाली हरकत है, तो सूअरों के जैसे ही उनका हाल हुआ। लाइक कर लें सब लोग, बार बार ना कहना पड़े, अच्छा नहीं लगता, है ना। तो पाकिस्तानी सेना इनको कवर कैसे दे रही थी और क्या क्या हो रहा था इसमें,
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस चीज़ का कल हम जिक्र कर रहे थे वो तो पाकिस्तान पहले से ही कर रहा है। वीडियो, लश्कर की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, ड्रोन से आतंकी भेजने की तैयारी, कैंप में चल रही है ट्रेनिंग। ड्रोन से आतंकी भेजेंगे साहब। अब ये ड्रोन से जैसे हम निगरानी कर रहे हैं ऐसे ही ये भी निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन के ज़रिए निगरानी कर रहे हैं। और अब ड्रोन के ज़रिए आतंकवादी भेजे जाएंगे हाईटेक तरीके से कि भारतीय सेना यहाँ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। और अब जो शक जो जा रहा है वो शक इस बात पर भी जा रहा है कि ये जो इनपुट जो दिया गया था, हमारी सेना को जो इनपुट दिया गया था कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, तो इस इनपुट के साथ क्या ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ था? क्या वहाँ पर भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था कि जाओ ड्रोन से देखेंगे कौन कौन है, कहाँ है और उसको गोली मारनी है? ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी कहा, हम फिर से कह दें, एकदम क्लियर है, इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो कोई भी हो, सिविलियन नॉन सिविलियन, उनके घर वालों को भी नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि पानी सिर के ऊपर हो गया। यदि सेना को इस तरह से चैलेंज किया जाएगा और अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, फिर तो समझ लीजिए हो गया कल्याण, फिर तो भगवान ही माले कि क्या होगा, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग पूरा भारत एक होकर एक मत में कानून में बदलाव की मांग करें और सीधे मांग करें कि जो आतंकवादी ऐसा पकड़ा जाता है या जो भी ऐसा आतंकवादी आता है, उसके खिलाफ़ और उसके घर वालों के खिलाफ़ वैसा ही कानून, वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे एक आतंकी साथ किया जाता है। ये नहीं कि हमें नहीं पता था हमारा बेटा क्या कर रहा था, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। खैर, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से इनके साथ में है, इनको ड्रोन की ट्रेनिंग दे रही है और तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आर्मेनिया में हूँ। अरे बाप रे, आर्मेनिया गए आप? सुपर चैट या पेटीएम नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हैं इतना ही बहुत है हमारे लिए। आर्मेनिया से जल्दी निकल आइए, बस हम तो यही कहेंगे। खैर, तो कुल मिलाकर जो है पाकिस्तान की सेना इनका साथ दे रही है। पाकिस्तान की सेना ही पूरा, एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान की सेना ही लड़ रही है प्रॉक्सी वॉर, या आतंकवाद पाकिस्तान की सेना खुद ही कर रही है, कोई अलग नहीं कर रहा कोई। पूरा आप उनको हथियार दे रहे हो, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उनको ड्रोन से इनपुट दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। और क्या क्या चाहिए होता है? एक सैनिक को भी तो यही सुविधाएं मुहैया कराती है सरकार, सेना, वही ये भी कर रहे हैं। तो इनके सैनिक हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना। बड़े दुख की बात है कि एक सेना को इतना गिरना पड़ा, इस हद तक गिरना पड़ा कि क्या ही कहे। बड़ा दुख होता है देखकर किसी सेना का इतना बुरा हाल। आप लोगों को लगता है कि नहीं? मैं कुछ भूल गया था, उसको कर लूँ ज़रा। ठीक, अजय लिखा जी कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट हिस्ट्री एंड फ्यूचर विजन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सूरत इवेंट, ओम नमः शिवाय। अरे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ भाई साहब, मैं कोई तैयारी थोड़ी कर पाया हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ पर और अभी आप लोगों के साथ लाइव कर रहा हूँ। सुबह सुबह सबसे पहला सेशन मेरा डाल दिया गया, भगवान बचाए, कल मैं क्या करूँगा भगवान ही मालिक है। तो खैर, कुल मिलाकर ये स्थिति है। अब कल एक बात हुई थी जिस बारे में हमारे किसी सज्जन ने कहा था, क्रिकेट को लेकर बयान आया था, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो बयान पढ़ा दें, जब तक सीमा पार से आतंकवाद नहीं रुकता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज़ नहीं। अनुराग ठाकुर, बिल्कुल सही, कल हमारे किसी सज्जन ने कहा था द्विपक्षीय सीरीज़ की बात हुई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, द्विपक्षीय की बात हुई, यानी दोनों देशों की जो सीरीज़ होती है वो नहीं होगी। बाकी वर्ल्ड कप या तमाम सारे जो कप होंगे उनमें जाएंगे, खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? फ़र्ज़ कीजिए वर्ल्ड कप में आप और पाकिस्तान जाते हैं और आप कहते हो हम नहीं खेलेंगे, तो यह तो आपकी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान कप ले जाएगा। तो क्या ले जाने देना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं ले जाने देना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए पाकिस्तान को बॉयकॉट करें सब लोग। यदि वो नहीं हो सकता तो हमको खेलना चाहिए और इतना इजी केक वॉक नहीं देना चाहिए, है ना। क्लियर है ना। तो ये बात भी सही है, जिन सज्जन ने कल बताया था बिल्कुल सही, द्विपक्षीय सीरीज़ की ही बात है और उसी को लेकर ये जो है बयान आया है। अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ आज, दिक्कत तो नहीं ना। और बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में हमने कल आपसे बात करी थी, जो कल हमने आपको बताया था, निपा वायरस। हाँ, नाम ऐसा है कि मुंह से निकाल निकल जाता है। निपा वायरस
वो लोग आजकल निकाह से भी इतने ही परेशान हैं, कोई वैसी वाली बात नहीं है। तो निपा वायरस को लेकर कल हमने कहा था मृत्यु दर 40 से 70% है। आईसीएमआर ने किया अलर्ट, बचाव का तरीका भी बताया, आईसीएमआर ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। और वही बात जो कल हमने एक डॉक्टर साहब के ज़रिए आपको बताई थी, वही बात यहाँ पर भी सामने आई है। 40 से 70% जो है इसकी मृत्यु दर है, यानी हो गया तो फिर समझ लीजिए बचने का चांस बहुत कम है। 70% मारक क्षमता है, क्या बचेंगे? तो बचाव ही एकमात्र इसका उपाय है। आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अनावश्यक कहीं आना जाना मत कीजिए। खासकर साउथ या केरल में जाना अगर आपका है तो उसको फ़िलहाल टालने का प्रयास कीजिए। होगा क्या, अगर आपको लग गया तो आप वो पूरे पूरे देश में ले आएंगे ना, प्रॉब्लम वहाँ है ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। भगवान हमारे साथ हैं। नितिन जी धन्यवाद, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम योगरतन जी। तो ये स्थिति है। लेकिन क्या मेरे इतने कहने से या सरकार के समझाने से लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा भाई साहब, 1% नहीं। और इसको भी कोरोना की तरह महामारी बना के ही दम लेंगे ऐसा लग रहा है। केरल में बजी खतरे की घंटी, संक्रमितों के संपर्क में आए 1080 लोग, 1080। ये तो फुल HD हो गया भाई। कोझिकोड में 24 तक स्कूल बंद। कोझिकोड में जहाँ पर ये निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ, वहाँ पर लाख हम यहाँ समझाते रहे लोगों को कि भैया बचाव ही एकमात्र उपाय है, इसका एकमात्र इलाज इसका बचाव है, कोई इलाज काम नहीं करने वाला है। सरकार कह रही है, ये तमाम सारे आपके इंस्टीट्यूशन डॉक्टर कह रहे हैं समय पर आ जाओ तो हो जाएगा। हर चीज़ में ऐसे ही बोलते हैं, कैंसर में भी ऐसे ही बोलते हैं समय पे आ जाओ तो हो जाएगा, फिर कहते समय पे नहीं आए। चक्कर मत पड़ो इनके, कोई नहीं बचने वाला। एकमात्र उपाय है कि दूरी बना लो, ठीक है। इसका भी RT-PCR टेस्ट होता है 13वें 14वें दिन, ये भी मालूम चलता, बहुत लेट मालूम चलता है कि आपको निपा वायरस हुआ है। तो इसलिए बचिए इससे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। 1080 लोग क्या क्या करने गए थे वहाँ पे, हैं? क्या मतलब कथकली का डांस कर रहे थे वहाँ पे जाके? 1080 लोग चिपके आए जाके, वाह। उन 1080 से कितने और चिपके होंगे? मतलब कमाल है भाई, अपनी जान की चिंता ही नहीं है, इतने वेले हो आप लोग। केरल के लोग, कोझिकोड के जो लोग हैं, मैं उनसे खास तौर पर कहता हूँ कि भैया घर परिवार नहीं होता क्या वहाँ पे, है ना? फिर समझ में ना आया बात, या फिर मेरी भाषा अलग है इसलिए नहीं मानेंगे? तो वायरस ऐसा नहीं मानता, ना वो हिंदी और मलयालम मानता, ना वो गोरा और काला मानता, ना नॉर्थ साउथ मानता, कुछ नहीं मानता। वो सबको एक लाइन से निपटाता है। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है केरल के तमाम सारे लोगों से, आप कृपया करके अपनी तरफ से कंटेनमेंट खुद से कीजिए, खुद से कंटेनमेंट जोन बनाइए, जिन छोटे छोटे इलाके बांट लीजिए। जो सामान की खरीदारी करने आप बड़े बाज़ार जाते हो ना, उसको कुछ दिन के लिए टाल दीजिए, अपने मोहल्ले से ही महंगा सामान खरीदिए। इससे क्या होगा, आपका बाहर आना जाना कम रहेगा, आपको वायरस कम लगेगा। यदि आपके यहाँ वायरस होगा तो वो पूरे मार्केट में कम फैलेगा। समझ में आया? तो जितने छोटा दायरे में आप कर सकते हैं, गली में दुकानें, उसी से खरीदिए सामान, बाहर मत जाइए। अनटे अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है तभी बाहर जाइए। यदि कोई व्यक्ति, जो घर में ऐसा व्यक्ति है जिसको नौकरी करने डेली बाहर जाना है, बाहर का एक कमरा कर दीजिए, जैसा अपन ने कोविड में किया था, याद है ना? कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए, वहीं अपने कपड़े धो के वहीं के वहीं खाना दे दिया, वहीं के वहीं कुछ दिनों के लिए। क्योंकि ये वायरस अगर घर में घुस गया ना, तो 10 में से 7 लोगों की जान लेके निकलेगा, 3 बचोगे, क्या कर लोगे 3 फिर? इसलिए घर में घुसने मत देना इस वायरस को, ठीक है? समझ में आया? दुनिया में कोई आपसे इतनी बातें नहीं करेगा सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है। दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। टीवी वाले कहते हैं हमारी न्यूज़ देख रहे हो, ऐड देख रहे हो, हमको पैसा मिल रहा है, भाड़ में जाओ। मेरे को इस बात की चिंता होती, भैया आप नहीं रहोगे तो देखेगा कौन? उनको तो, मूर्खों को तो अकल ही नहीं है, हमको इतनी अकल है। तो आप बने रहो भाई साहब, भले इसमें ये समझ लो कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप, जो भी रीज़न है, लेकिन आप बचें, ये हमारा सर्वप्रथम प्रयास है। हम नहीं चाहते हमारे परिवार में से लोग कम हो, पीछे पहले ही काफ़ी लोग कम हो चुके हैं। बेंगलोर जा सकते हैं, जाना है, क्लाइंट आया। यार बेंगलोर तो बेसिकली कर्नाटक में आता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार ज़रा प्रयास करें अपन, थोड़ा सा देख लें बेंगलोर की पोजीशन क्या है। अगर वहाँ एक भी केस आता है कर्नाटक में, तो फिर बेंगलोर जाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है ना? एक भी केस कर्नाटक में आता तो बेंगलोर मत जाइएगा, ठीक है? तो जब तक आपका टिकट है तब तक न्यूज़ पे नज़र रखिएगा, जब तक आप बोर्ड कर रहे हो ना फ्लाइट तब तक। और उस समय भी अगर मालूम चल जाए तो वापस लौट आना। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो।
ठीक है ना, क्लियर है। तो बचिए इस वायरस से, इससे बचने के अलावा कुछ दूसरा तरीका नहीं है, कोई काम नहीं आने वाली चीज़, ठीक है ना। भारत आगे बढ़ रहा है तो निपा वायरस छोड़ दो, कहीं कुछ कर दो, ये सब चलता रहेगा बॉस, एवर लास्टिंग है। और आप लोगों के लिए बहुत सारी तैयारी करी उन्होंने, कोई एक आध थोड़ी है, बहुत सारी तैयारी है। तो खाली निपा वायरस से आपको नुकसान होगा ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताया गया बड़ी अच्छी हैं आपके लिए। हाँ, टीवी पे ऐड आते हैं, डब्बा डुब्बी, हाँ अपने बच्चे के लिए, और लेके आते अपन डब्बा, स्टील वाले गंदे से लगते हैं, आउटडेटेड है ना, ऐसा लगता है कि क्या गरीब से लोग हैं। अच्छा हैपनिंग्स होना चाहिए, कलरफुल ट्रांसपेरेंट सा डब्बा, प्लास्टिक वाला, उसमें लीक नहीं होता ना। हाँ, फिर तो मैं इतना क्यों उसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके बच्चों की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि कल आप छाती पीट पीट के रोएं कि मेरा बच्चा नहीं रहा, है ना। और क्यों नहीं रहा, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में दे रहे हो आप। प्लास्टिक के डब्बे से क्या होता है, गरम खाना पैक कर दिया उसमें, ठंडा तो वहाँ होगा ना, अभी तो गरम पैक कर दो, फिर क्या होगा, बताने की आवश्यकता है क्या, वही होगा जो मेरे फादर को हुआ। हाँ, सबको कैंसर होना है। प्लास्टिक कंटेनर का आप भी करते हैं इस्तेमाल तो पढ़ लें आईसीएमआर की ये डरावनी रिपोर्ट, गर्भवती महिलाओं को भी बड़ा खतरा। बच्चों को तो छोड़ दो बाबू, गर्भवती महिलाएं भी यदि प्लास्टिक के डब्बे में खा रहे हैं, और वो आप सब ने अपने घर में रख रखा है, मैंने नहीं रखा भाई साहब, मेरे यहाँ मसाले भी कांच के बोतलों में, गिरे टूट जाए कोई बात नहीं, नुकसान होता हो जाने दो, थोड़ी बहुत चोट लगती लग जाने दो, वो खून निकलेगा और बंद हो जाएगा। कैंसर हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है ना। इसलिए प्लास्टिक के डब्बों को आज अभी इसी वक्त खोलो, मसाले अपने निकाल लो डब्बों से बाहर, कागज़ में पैक कर लो, कल सुबह कांच की बोतल ले आना, इनको अभी बाहर फेंक दो रात के इसी समय, ठीक है। जितने आपने प्लास्टिक के डब्बे अपने बच्चों के रख रखे हैं ना, अगर आपको अपने बच्चे ज़िंदा चाहिए आज अभी इसी वक्त डब्बे बाहर फेंक दो, कल स्टील का डब्बा ले आना, ठीक है। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं, ऐसे ही इमरजेंसी में आप काम करोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैंने भी एक रात में ऐसे ही फेंके थे सारे डब्बे, नहीं तो हम भी प्लास्टिक में ही खा रहे होते। ठीक है ना। तो बचिए इनसे, जितना हो सके प्लास्टिक से दूर रहिए। अब ये गर्भवती महिलाओं वाला क्या मैटर आया, गर्भवती महिलाओं ने जिन्होंने प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया, उनके बच्चे नपुंसक पैदा हो रहे हैं। क्या, नपुंसक। और हम लोग तो अमीर लोग हैं, गरीब थोड़ी हैं तुम्हारी तरह। हम लोग अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ फ्रिज है बड़ा वाला, 2 दरवाजे वाला, एक ऐसी खुलता है एक ऐसी खुलता है, खाना पूरा एक साथ बना देती हैं खूब सारा, फ्रिज में रख देते हैं प्लास्टिक के कंटेनर में, फ्रिज में रख के 3-3 दिन बाद खाते हैं, फिर बच। आपकी कौम ख़त्म होने वाली, पता है आपको, आपका दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। क्यों, बच्चा नपुंसक हो गया, आगे वंश कहाँ से चलने वाला है। आदत डाल लो इसकी, या फिर दो ही ऑप्शन है, घर में से फ्रिज को बाहर फेंक दो, या फ्रिज में से सामान बाहर निकाल लो, फ्रिज में नहीं रखेंगे, एक्सेप्ट इमरजेंसी, दूध दूध के अलावा कुछ नहीं रखेंगे फ्रिज में। और प्लास्टिक को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रिज में भी तो अंदर पूरा प्लास्टिक ही होता है। उसी में तो उसी इन्वायरमेंट में रहता है ना आपका सारा खाना। खुला खाना वैसे भी कभी नहीं रखना चाहिए, ना फ्रिज में ना फ्रिज के बाहर, प्रॉपरली ढक के रखिए। ये बहुत सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। और ये जो पैकेट वाला फूड खाते हो ना आप, पैकेट में है मतलब जहर है, उसको नहीं खाना है, उससे बचना है। मेरा नुकसान हुआ है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, आप अपना नुकसान मत कीजिए। मुझसे आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए, है ना, कि मैं जब सामने बैठा हूँ और मैं भी कुछ नहीं कर पाया, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार बीमारी आई तो लेके ही जाएगी, है ना, 100% स्ट्राइक रेट के साथ में, ठीक है ना। और एक और चीज़ बता दूँ, वो आप वो लाते हो ना, क्या वो हल्के बर्तन होने चाहिए, फिर उसमें चिपके भी नहीं, तो क्या करें, वो ले आते हैं कोटिंग वाला। आजकल तो नया हार्ड एनोडाइज कोटिंग, कोई टेफ्लॉन वाली, फलाना ढिकाना, सब से मरने वाले हो आप, सब से, किसी से नहीं बचने वाले। पहले जो बर्तन आते थे वो कौन से बर्तन होते थे, कास्ट आयरन, नॉन स्टिक के जो तवे होते थे वो कास्ट आयरन के होते थे, उन पर चिपकता नहीं है।
वो तवे ले आओ वापस। जोर से रखोगे ना, पटक दोगे तो टूट जाएगा, हाँ तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसी में भलाई है। कास्ट आयरन के तवे ले आओ। और अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है तो तामचीनी बोलते थे, हैं, पता नहीं कितनों को शब्द मालूम होगा कि नहीं। वो बर्तन होता था लोहे का, उसके ऊपर होती थी सिरेमिक की कोटिंग। सिरेमिक बोले तो बिल्कुल प्योर सिरेमिक, आपके घर में जो चीनी मिट्टी लगी ना, हाँ उसी का, चीनी मिट्टी के वॉश बेसिन वगैरह ना, उसके ऊपर जो सिरेमिक की कोटिंग होती है, वो कोटिंग सिरेमिक की कोटिंग होती थी, वो सेफ़ थे। बाकी ये सब कुछ सेफ़ नहीं है, सब निकाल दो। बाकी वापस पुराने ढर्रे पर आ जाओ तो आप बचे रहोगे, नहीं तो निपट जाओगे। ठीक है गुरुजी। बायोलेट हाँ, बायोलेटरल का तो मैंने कल इन्फॉर्म किया था, पर बीसीसीआई कैन डू फुल बॉयकॉट फॉर आईसीसी का सबसे अहम सदस्य, इसकी बात ना मानना आईसीसी के लिए आसान नहीं। देखिए आसान नहीं वाली बात एक अलग है, लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेशन आईसीसी भी कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल में हो जाएगी। वाटर टैंक प्लास्टिक का होता है, उसका क्या, ये तो बड़े लाख टके की बात है, उसका पानी मत पीजिए, नहा रहे हैं ना आप। अब क्या कर सकते हो आप, कोशिश करें कि सीमेंट की टंकी बनवा लें जैसी पहले होती थी, सबसे बेस्ट है। काहे के लिए रट्टे में पड़े यार, क्या पता वो पानी भी फिर नुकसान करता हो, शरीर के ऊपर से भी नुकसान करता हो, यू नेवर नो ना। नारायण शंकरम जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, है ना। मैं तो एक मिनट, अंकुर जी क्या कह रहे हैं, मैं तो कांच का इस्तेमाल करता टिफ़िन बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में ही लेकर जाता था लंच। सस्ते स्टील भी कैंसर फैलाता, इसलिए रट्टा ही ख़त्म कर दिया। कांच, तांबा, कांसा, लोहा अच्छा, लोहा तो बहुत अच्छा है, लोहा तो सबसे बेटर है, उसमें तो उल्टा आपको बॉडी को आयरन मिलेगा, सबसे बेटर है। पर लोग लेंगे नहीं ना, इसलिए मैंने स्टेनलेस स्टील बोला। अब स्टेनलेस स्टील कैसा क्या होता है, 18 क्वालिटी होती है, अब यही नहीं मालूम 18 क्वालिटी किस चिड़िया का नाम है ना। तो सेल का ले लेना, SAIL, अब वो मिलता नहीं है। तो कोई भी कंपनी मिल जाती है, उसका ले आते हैं। अच्छी कंपनियां भी हैं, बड़ी कंपनियां, उनका देख लो ISI मार्क वाला। ऑटोमेटिक LGBT वाले बन रहे हैं, उनका एजेंडा सेट, हाँ वो तो एजेंडा क्या सेट, आपकी आबादी ख़त्म हो जाएगी एक दिन, कोई बचेगा नहीं नाम लेने वाला, कोई हिंदू बचेगा ही नहीं, सब खत्म। आपके जैसे अमीर बाकी लोग थोड़ी कि सबके यहाँ फ्रिज है, जो गरीब है ना वो किस्मत वाले हैं। हम लोग के दिमाग सड़ गए हैं और कुछ नहीं है ना। जब तक हम इस पागलपने से बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। ऑल पल्सेस फूड मटेरियल कम इन पॉली बैग्स, व्हाट टू डू। भाई देखो जितना हो सकता है, जो आप तमाम सारे बड़े मार्केट में जाते हैं, वहाँ स्टील के ड्रम रखे होते हैं, उनमें से निकालते हैं और अपन पैकेट में भरते हैं ना, तो वहाँ से ले लीजिए, खुला वाला ले लीजिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको इसमें सोचना पड़ेगा। तो पूरा प्रयास क्या है, निपा वायरस भेज दो, प्लास्टिक की आदत डाल दो, ये कर दो वो कर दो, कुल मिलाकर भारत को रोकने का जुगाड़ है हर प्रकार से, है ना। भारत आगे ना बढ़े तो क्या भारत रुक जाएगा क्या, आपको क्या लगता है। चलो देखें रुकेगा कि नहीं रुकेगा।
ना भारत मंडपम नहीं है साहब, भारत मंडपम नहीं है। ये है यशोभूमि। इनसाइड आउट का अभी आपने नज़ारा देखा है, भारत की भव्यता क्या है वो बता रहा है। और कितना मॉडर्न आर्ट मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, गजब का मॉडर्न आर्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं हैरान हूँ देखकर, इतना मॉडर्न आर्ट आखिर कैसे सोच लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यशोभूमि का भी उद्घाटन कल होने वाला है। कल तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। बहुत गलत हो रहा है इस देश में। इस देश को रोकने का प्रयास करते हैं कि भैया देश रुके, देश का भट्टा बैठा दो। देश का ना भट्टा बैठ रहा ना देश रुक रहा, कैसे काम बनेगा? ऐसे कैसे काम बनेगा भाई? ये तो रोज़ एक नई चीज़ आ रही है और एक से बढ़कर एक आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अब यशोभूमि पे लोग पागल हुए जा रहे हैं, बोले यशोभूमि आ गया। हमारे भिलाई में सेल का सबसे बड़ा प्लांट सब मिलता है। अच्छा जी, तो अब यशोभूमि आने वाला है, कल इसका उद्घाटन होगा और कल संडे है, नहीं तो कांड हो जाता भाई साहब। अपर सर्किट लगता, अपर सर्किट बरनौल के शहर में। कल तो वैसे भी साफ है, दुकानें लोगों ने बंद कर दी, मेडिकल वाली बोले मतलब ही नहीं, कल फिर लोग आएंगे, माल मिलेगा नहीं, तोड़फोड़ मचाएंगे, मारेंगे पीटेंगे। बर्फ़ की सिल्ली वैसे ही नहीं है। आइस फैक्ट्री वाले भी कल छुट्टी, घूमने जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी जा रहे हैं। बरनौल कल नहीं मिलने वाली है। तो आप सोचिए भारत के अंदर कितनी ताकत है, भारत क्या क्या नहीं कर सकता। और इतना कुछ भारत सामने कर रहा है, कमाल है। फिर भी लोग, उनको आज तक समझ में ही नहीं आ रहा कि भारत कितना आगे है। उनके लिए तो चाइना ही माई बाप है। खैर, भारत आगे बढ़ रहा है, किसकी अध्यक्षता में? हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे बोलता है। चलो, आप हमारे यहाँ का सर्वे नहीं है सर, बाहर का है, विदेश का है। लोकप्रियता के मामले में फिर टॉप पर पीएम मोदी, जो बाइडन और ऋषि सुनक को पछाड़ा, बने सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता। सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए मोदी जी एक बार फिर से। नॉन स्टॉप चल रहा है साहब, नॉन स्टॉप। मजाल है कि जरा सा भी इधर उधर कुछ हो जाए। हर बार टॉप पर। अब ऐसे कैसे चलेगा भाई? आप ही बताओ, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कितना गलत है बताइए। ऐसे कोई ऋषि सुनक को पछाड़ता है? हैं? बताओ, हम पे राज किया उन लोगों ने और आप पछाड़ दे रहे हो, ये तो गलत बात है। मोदी जी एक बार फिर से टॉप नंबर पर आए भाई, नंबर 1। और कैसे नंबर 1, उसको भी देख लीजिए आप। अच्छे अच्छे जो है वो टिक नहीं पा रहे मोदी के आसपास। अप्रूवल रेटिंग देखिए साहब, 76% प्रधानमंत्री मोदी इंडिया, दूसरा 64 पर स्विट्जरलैंड, तीसरा मेक्सिको 61 पर, चौथा ब्राज़ील 49, पांचवा ऑस्ट्रेलिया 48, छठा इटली और सातवें पे जो बाइडन है साहब 40% पे, लगभग आधे पर। स्पेन 39, आयरलैंड 38, कनाडा 37। ओ माय गॉड, इसका नंबर भी है, होना ही नहीं चाहिए। तो ये फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सर चढ़कर बोल रही है। आप चाहें उसको, चाहे ना चाहें, गाली देने वाले गाली दे सकते हैं, लेकिन उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री मोदी तो वैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। पूरी दुनिया मान रही, और ये भारत की नहीं है अप्रूवल रेटिंग, पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी। नहीं सॉरी, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई पॉलिटिकल लीडर अगर है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं आपके देश के। ठीक है, क्लियर? चलो साहब, तो ट्रूडो की बात हो रही थी। ट्रूडो को लेकर हमने कल आपको बताया था कि भारत ने जो है एफटीए पर रोक लगा दी है कि नहीं, हम एफटीए पर बात नहीं करेंगे। खबर आ गई सर, जो बताया था कल वो आज बन गई खबर। भारत के साथ रिश्तों में बड़ी खटास, कनाडा के मंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान। क्या बड़ा ऐलान किया? कनाडा के मंत्री ने बताया, बोले भाई जो अक्टूबर में ट्रेड मिशन पर वो भारत आने वाली थी वो अब नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि भारत ने तगड़ी तरह से ट्रूडो को लताड़ा है। दोनों देशों के बीच मतभेदों की वजह से बने खालिस्तान मुद्दे का हवाला दिए बिना एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार राजनीतिक मुद्दे सुलझा लिए जाने के बाद बातचीत बहाल कर दी जाएगी।
समझ में आया? वो जो मुंह जो उतरा हुआ था, फोटो दिखाई थी ना मैंने आपको, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और बैठा है बिल्कुल जैसा बच्चा पिटपिटा के नहीं बैठता कोई स्कूल का, हैं, डांट वाट खा के बढ़िया तरह से, गधा है तो कुछ नहीं आता टाइप्स, हैं, एकदम मुंह उतार के। तो वो जो है ना, आपको खबर एकदम सही बताई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने रेल दिया बुरी तरह से। और मोदी जी की दादागिरी चल रही भाई, अपने पास में प्रधानमंत्री के नाम पे एकदम दादा भाई है जो अच्छे अच्छे की लंका लगा देता है विश्व पटल पर, उसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। दबंगा ही तो है यार बंदे में, कुछ भी कहो। खैर बहरहाल, तबीयत से लताड़ लगाई है ट्रूडो को। ट्रूडो का मुंह उतर गया, और मुंह उतरने के बाद भारतीय राजनयिकों ने कहा था कि हम आगे आगे बात नहीं करेंगे। हमने आपसे कल क्या कहा था, न्यूज़ क्या छप कर आएगी कि वो ऐसा वैसा, बाद में अल्टीमेटली अंदर न्यूज़ के अंदर खुद ही मान रहे हैं इस बात को कि खालिस्तान वाले मैटर पे भारत ने बात करने से मना किया है, ठीक है ना। तो लेकिन बताया जा रहा वहाँ से, उसके हवाले से, ठीक है ना। आइए ज़रा और पढ़ लीजिए आगे, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाई छोड़ दूंगा। कहा कि भारत ने कनाडा में जो कुछ चुनिंदा राजनयिक घटनाक्रम पर नाराज़गी जाहिर करी। किसने? अधिकारी ने कहा, किसने? कनाडा के अधिकारी ने, कि भारत ने कनाडा में हुए कुछ चुनिंदा राजनीतिक घटनाक्रम पर नाराज़गी जाहिर की थी, इसलिए राजनीतिक मुद्दों का हल निकालने तक हम ये वार्ता रोक दी है। जैसे ही इन राजनीतिक मुद्दों का हल निकल जाएगा, वार्ता फिर से शुरू होगी, ठीक है ना। इससे पहले भारत ने शुक्रवार को कहा था कि जब तक कनाडा अपनी ज़मीन से भारत विरोधी गतिविधियों को रोक नहीं लगाता, तब तक उसके साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बात नहीं की जाएगी। क्लियर है? तो किसने बात बंद करी पहले? शुक्रवार को किसने बोल दिया? इससे पहले भारत ने। लेकिन छापा क्या जा रहा है? वो कनाडा ने जो है ना, उसने बात करने से मना कर दिया, वो मना कर रहा है। अपने यहाँ का मीडिया बड़ा गजब है यार, मतलब समझ में नहीं आता क्या करें इस मीडिया का। इतना प्यारा मीडिया, बड़ा कुची को क्यूट मीडिया है बहुत ही, हाँ, एकदम ही क्यूट, गधा टाइप मीडिया जैसे कहेंगे। एशिया बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर 20 के ऑडिटोरियम, हाँ बिल्कुल योग रतन जी। खैर ये स्थिति है, चलो कोई नहीं सर, अजब गजब लोग हैं। एक घटना और आ रही है, अब इस घटना के कई मायने हैं, उस घटना पे चलें उससे पहले कुछ बताना पड़ेगा आपको। हाँ ये उससे पहले क्यूआर कोड सामने रखा है बाबू, इसको स्कैन करना है और पेमेंट करना है। वो पेमेंट जो किया नहीं ना, जिन्होंने नहीं किया उनसे कह रहा हूँ, जो कर दिया वो मत सुना करो, आपके कान में जानी नहीं चाहिए सारी बातें। तो जिन्होंने नहीं किया है, बाबू सोना थाली भगोना, ऐसे कैसे काम चलेगा, हैं। अब इसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। आज मैं एक बात बताता, आज मुझे किसी ने मैसेज किया, कई लोग करते रहते हैं समय समय पर, कि गुरुजी आप ऐसा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता, बार बार मत बोला करो। बात बिल्कुल सही है, हमको भी कभी कभी लगता है हमको नहीं बोलना चाहिए। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए? हमको भी लगता है नहीं बोलना चाहिए। जो निकम्मे नालायक हैं, जो देने ही वाले नहीं हैं, वो फिर भी नहीं देंगे, ऐसा कहा, और ऐसा सब लोग अक्सर कहते रहते हो, हमको भी पता है बात। तो क्या अपने को इसमें बोलना चाहिए आगे कि नहीं बोलना चाहिए? क्यों बोलता हूँ उसका एक रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो भूल जाते हैं, उनसे भूल चूक हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। तो जिनसे भूल चूक होती है उन्हें याद आ जाती है कि हाँ मेरे को पेमेंट करना है, तो पेमेंट कर देता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो सही लोग हैं अपने साथ, है ना, अपन उनके लिए करते हैं। अब जैसे कल मैंने बोला तो आज उसका परिणाम दिखा। आज कुछ लोग जो भूल गए थे, जो 1 तारीख को पेमेंट करते हैं, उन लोगों ने किया और उन्होंने बाकायदा लिखा इस बात को कि सॉरी हम भूल गए थे, आपने बोला हमको याद आया। जब आपने बोला तब हमने तलाशा कि हमने इस महीने का किया या नहीं किया, तो मालूम चला कि नहीं किया, उनको लग रहा था कर दिया। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ ये होता है कि आपको एक रिमाइंडर हो जाता है ना, बार बार बोलता हूँ तो रिमाइंडर ज़्यादा हो जाता है। तो आदमी कहता है यार मैंने भी नहीं किया क्या, एक बार चेक करता। तो कईयों बार हमसे भी ऐसा होता है। और मैं आपको बताऊं, मेरे फादर अब नहीं होते तो सबसे पहले इसी बात में गाली देते थे, नालायक, इसको बिल मत देना, ये 100% पेनल्टी के साथ ही भरेगा। मेरा उनके साथ ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, वो बिल देते थे और मैं पेनल्टी के साथ भर के आता था, और पूछते थे उसके बाद भर दिया, पीछे पड़ते थे बिल्कुल। तो ऐसा हो जाता है, भूलते हैं कुछ लोगों की आदत होती है ना, इसलिए उनके लिए ठीक है ना। तो बाकी जो निकम्मे नालायक हैं वो भी किसी न किसी दिन लायक बनेंगे यार, ऐसी बात नहीं है, कभी तो उनका ज़मीर जागेगा। बहुत लोगों का जागता है, देर से जागता है। कई लोगों को लगता है शुरुआत में क्यों देना, किस लिए देना, जब वो लगातार जुड़े। अभी एक सज्जन का किसी का फ़ोन आया मेरे पास में, बोले 2 साल बाद मैं पहली बार आपको पेमेंट करने वाला हूँ।
तो मैंने कहा अच्छी बात है। हूँ मतलब अभी भी नहीं किया? बोले नहीं नहीं अभी तो बिल्कुल करने वाला हूँ। तो मैंने कहा बताओ भी फिर क्या बात है? बोले सर 2 साल से मैं सुन रहा हूँ, 2 साल से मुझे लगता था क्यों पेमेंट करूँ। फिर मुझे समझ में आया, फिर उन्होंने कई सारे कारण बताए क्यों क्यों। मैंने उनसे पूछा भाई आप जब 2 साल में नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हो पेमेंट? उन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए, ऐसा वैसा ये वो फलान ढिकान, पहले मैं समझता था ये वो, अभी ऐसा, अब 2 साल में आपको समझ गया हूँ ये वो। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है। तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अब देखो इसमें किसी की गलती भी नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये कि इस देश के अंदर गलत करने वाले इतने लोग हैं कि सही पर विश्वास नहीं कर पाता आदमी, है ना। गलत के नाम से पैसा लूटने वाले बहुत लोग हैं। तो लेकिन अपना वो काम नहीं, अपन तो अपनी फ़ीस लेते हैं काम की। हमने उनको भी ये बोला भाई साहब हम इधर उधर की बात नहीं करते, हम सीधे एक बात करते हैं, हमने मेहनत करी ना, हमारी मेहनत का मेहनताना दे दो, बात ख़त्म। अगर आपको लगता नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मत दो। लेकिन जब अच्छा नहीं है तो महीने महीने 2 महीने देख के बंद कर दोगे, फिर तो लंबा नहीं चलेगा ना। महीने 2 महीने भी ज़्यादा बोल दिया, 2-4 दिन में बंद कर दोगे, है ना। क्लियर है? तो चलिए भाई, क्यूआर कोड को स्कैन करके कृपया कर अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा। और अमाउंट के ठीक नीचे ऐड नोट या ऐड मैसेज लिखा होता है, उसमें जाकर क्या करना है, अपना नंबर और नाम ध्यान से लिख देना है। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे तीनों चलते हैं। हाँ, तो कोई बहाना नहीं है कि ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, पेमेंट कर देना भाई। भीम यूपीआई एड्रेस भी है, चाहो इससे भी कर सकते हैं आप। जो भारत के बाहर हैं उनके पास तो बहाना ही बहाना। गुरु जी हमारा तो कुछ भी नहीं चलता है इनमें से ना। चलता है patreon.com/नितिन शुक्ला, ये चलेगा। और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, ये भी चलेगा। ठीक है। जो लोग बाहर हैं उनसे एक बार निवेदन कर दूं, आप यदि बाहर हैं तो या तो आप रेमिटली या तमाम सारे जो मेथड है उनके थ्रू या फिर इन मेथड्स के थ्रू पेमेंट किया कीजिए। इंडियन अकाउंट से करते हैं तो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, वहाँ से हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। क्योंकि टैक्सेशन का फ़र्क पड़ जाता है हमारे को, है ना। दो यूट्यूब चैनल, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। पैसे दो ना दो, फीस भरो ना भरो, t.me/anshukla इनसे सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है। ट्विटर पर NSO365 और @anshukla दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पूछा चाहे ट्विटर पर @anshukla, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म हर एक वीडियो हर एक लाइव के डिस्क्रिप्शन में दिए, खटाक से खोलो भर दो यार। सोचना क्या है, क्या उसमें भी कोई दिक्कत है? उसमें पैसे नहीं लगते, फ्री है वो, है आपके काम की चीज़ है। मानोगे तो अच्छी बात है, ना मानोगे तो कोई बात नहीं, मैं क्या बिगाड़ लूँगा आपका। चलें आगे चलते हैं और देखें। हाँ, मैं कह रहा था कि एक और घटना हो रही है। टेलीग्राम से जुड़ते ही जात घिस जाएगी। हाँ, घिस जाती थोड़ी सी, थोड़ा वेयर एंड टेयर हो जाता है जात में, है ना। तो एक जात नीचे उतर जाते हैं, ऐसा होता है। यार मैं पानी रखना भूल गया, अगर आप लोग 2 मिनट दोगे मेरे को। पानी बहुत देर से सोच रहा था कि ना पीऊँ, फिर अब सोच रहा हूँ बेशरम हो जाऊँ आप लोगों के साथ में। क्या दिक्कत है, बोल देता हूँ, कोई मना तो करेगा नहीं, सब कह देंगे हाँ पी लो, है ना भाई। इसको बंद कैसे करूँ? हाँ ये ठीक है। Oops. तो कुल मिलाकर एक ऐसी घटना हुई है, इस घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबके कान खड़े कर दिए। किसी और के हुए नहीं हुए, मेरे कान खड़े हो गए भाई। और उसका कारण है क्योंकि एक साथ ऐसी घटना होना, एकदम से हो जाना, बैक टू बैक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो किसी को घेरा जा रहा है। किसको घेरा जा रहा है ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, किसको घेरा जा रहा है। यदि मैं कहूँ कि सबको घेरा जा रहा है और पूरे के पूरे, आप न्यूज़ देखो फिर मज़ा आएगा, ऐसे नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल नहीं होंगे मोदी। अच्छा ठीक है, आगे सुनिए। पुतिन और जिनपिंग आए, जयशंकर करेंगे भारत का, वो तो सबके यहाँ से कोई ना कोई जाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में मोदी, पुतिन और जिनपिंग तीनों गायब। कुछ खबर में समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इतने साल
एनालिसिस देखने के बाद भी यदि आपकी आंखें अभी भी और यदि कान खड़े नहीं हुए तो फिर बेकार है बाबू। 3 महाशक्तियाँ पावर सेंटर को बदल रही हैं। 3 महाशक्तियाँ वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रही हैं। इस बात को लगातार अमेरिका भी कह रहा है और तीनों ही महाशक्तियाँ एक साथ नहीं जा रही हैं, अपने नुमाइंदों को भेज रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पटल से संयुक्त राष्ट्र को चैलेंज ठोक दिया था और तब मैंने अपनी लाइफ में कहा था, मैंने कहा भाई गजब आदमी है, पूरा गुजराती है, तुम्हारा सभा तुमने बुलाई, तुम्हारी जगह, तुम्हारा खर्चा और जलवा मोदी पे लाए। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था यदि अन्य देशों को, यानी सीधे तौर पर कहा था, यदि हमें परमानेंट सीट नहीं दी तो क्या होगा, यूएन अप्रासंगिक हो जाएगा। इतनी बड़ी बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र की सीट तो हमें आज भी नहीं मिली, लेकिन यूएन लगभग लगभग अप्रासंगिक हो गया और अब तो प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग तीनों ही नहीं जा रहे। देख लेना भैया आगे क्या होता है, भरोसा नहीं है दुनिया में कब क्या हो जाए। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है भाई अब तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल ही रहा है बिल्कुल। थोड़े दिन पहले ही किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के कारण क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया था, इसलिए इस महीने का पेमेंट डिक्लाइन हो गया था। अब आपने याद दिलाया तो चेक किया। हाँ देखिए ना, ऐसा हो जाता है, कई लोगों के साथ हो जाता है। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। ठीक है, अब बाकी तो वक्त बताएगा। मोदी ये इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ता है। अगर संयुक्त राष्ट्र पे भी मोदी ने नकेल कस दी ना तो ये मान लेना, वैसे तो मैं मानता ही हूँ मोदी को, फिर तो मैं बिल्कुल एकदम मान जाऊँगा कि भाई दुनिया में कोई इसके जैसा लीडर नहीं हुआ। खतरनाक आदमी है, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। बड़ा गजब गजब की, क्या कहना चाहिए, जिद। जिद तो एक नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन गजब का आत्मविश्वास, गजब की इच्छा शक्ति है भाई। जो सोच लेते हैं उसे करते ही करते हैं। खैर, तो ये वो लोग हैं अमेरिका जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। कहते हैं हमको दुनिया की चिंता है, मैं मर जाऊँ। इनको इतनी चिंता है दुनिया की। अच्छा, जहाँ भी कुछ गड़बड़ करते ना, हर बार एक ही चीज़ बोलेंगे, हमको दुनिया की चिंता है, हमको डेमोक्रेसी की चिंता है। इनको इतनी चिंता है कि इन्होंने ना जाने कितने लोगों को मरवा दिया, कितने लोगों को कैंसर करवा दिया। आइए अगली न्यूज़ से देखें। क्या है SAR जिसके बारे में पता चलते ही फ्रांस ने आईफोन 12 को किया बैन। आप सबको जानकर हैरानी, जिस आईफोन को आप दिल से चिपका कर रखते हो, जिसको बोलते हो सबसे बेस्ट फ़ोन है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फलाना बहुत अच्छा है, ढिकाना बहुत अच्छा है, जिसको आप सीने से लगा कर घूम रहे थे, उस आईफोन 12 ने आपके अंदर इतनी रेस भर दी कि पता नहीं आपको कौन सा कैंसर होगा, पता नहीं आपको कौन सी बीमारी होगी। जी हाँ, खबर एकदम 16 आने सच्ची है। आईफोन 12 में रेडिएशन कई गुना ज़्यादा थे और जब इस बात को लेकर आईफोन के कर्मचारियों ने इस बात को कहा कि इसके रेडिएशन ज़्यादा है, इसको मार्केट में नहीं उतार सकते, तो आईफोन कंपनी ने, ये कहा जाता ना बड़ी एथिकल होती हैं बड़ी कंपनियां अमेरिका वाली, हाँ वो ऐसे नहीं करते कि कुछ भी कचरा वचरा मार्केट में चला दे। उसी आईफोन की कंपनी ने क्या बोला, चुप, बिल्कुल चुप, किसी से मत बताना। बताने को भी मना कर दिया और धड़ल्ले से आईफोन मार्केट में बेचे। आईफोन 12 सोचिए कब आया था साहब, आज तक लोग सीने से लगा के घूम रहे हैं और पूरे रेडिएशन अंदर बॉडी में जा चुके हैं, कितने, कई गुना ज़्यादा। फ्रांस ने अब आईफोन 12 को बैन किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यूरोपियन यूनियन भी हो सकता है इसको बैन करे पूरा, लेकिन अब क्या होने वाला है। ये बात अगर नहीं पता होती आईफोन को तो हम एक बार को कहते कि चलो गलती हुई, माफ़ करो, लेकिन उनके कर्मचारियों द्वारा ये कहना कि इसमें रेडिएशन ज़्यादा निकल रहे हैं और इसके बावजूद उसको मार्केट में उतारना और ये कहना कि तुम चुप रहो, किसी से मत कहना, ये तो आपराधिक कृत्य है। इसके लिए तो आईफोन के जो लोग हैं, आईफोन के जो मालिक हैं, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। इन्होंने पूरी दुनिया के साथ ये किया, ये तो वॉर क्राइम है एक तरह से। तो सवाल दूसरे नंबर पर यह आता है, क्या अमेरिका ने फ़ोन के ज़रिए या फिर चीन ने फ़ोन के ज़रिए पूरी दुनिया में
रेडिएशन के भी लोगों को मरीज़ बना दिया, क्योंकि फ़ोन बन रहा है चीन में लेकिन फ़ोन है अमेरिका का। और दोनों की साठगांठ हमने कोविड में भी देखी थी, दोनों की साठगांठ यहाँ भी देखने को मिल रही है। हर बार ऐसा ही क्यों होता है? दोनों का कोई रिलेशन क्यों निकल आता है? चाहे कोविड हो तो रिलेशन निकल आता है, चाहे ये SAR वैल्यू हो तो रिलेशन निकल आता है। भाई कोई काम ऐसा तो कर लो जो थोड़ा सा अलग से हो। हुँ? तो ऐसा तो नहीं कि कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए भी एक नए तरह का युद्ध चल रहा हो और आपको पता ही नहीं है और हमको पता ही नहीं है और हमको ज़्यादा रेडिएशन दे दे के मारा जा रहा है और हम सोच रहे हैं नकली दूध से कैंसर हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे हो रहा है, पता नहीं किससे हो रहा है, हैं? और घर में हमने ये इतनी सारी चीज़ें ले आए अच्छी अच्छी कि रोज़ दिन रात रेडिएशन छोड़ती हैं। अच्छा वैसे आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि रेडिएशन नहीं छोड़ती हमारी बाकी सारी डिवाइसेस, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेडिएशन छोड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, क्लियर है? आपके घर में रखा हुआ हर इलेक्ट्रॉनिक, और जितना पुराना होता जाता है ना बॉस, उतने रेडिएशन बढ़ते जाते हैं। तो आपने अपने घर में पुराना मोबाइल रख रखा है, बेच नहीं रहे उसको, आप सोच रहे हो बच्चे से खेल रहे हैं, और उसकी SAR वैल्यू तो बिगड़ चुकी साहब। जब आपने लिया था तब थी उसकी SAR वैल्यू सरकार के हिसाब से, अब तो उसकी 10 गुनी हो गई है। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ। पंखा जब लेकर आए हो, नया नया है, तो बित्ता जितना वोल्टेज लिखा उतना ही खाता है। जब पुराना हो जाता ना तो ज़्यादा वोल्टेज खाता है, इतना तो पता होगा ना। बस ऐसा ही है यहाँ पर भी, जब लिखा होता है उतनी रेडिएशन शुरुआत में तो उतनी करता, बाद में बढ़ा देता है। पुराने ये चीज़ें हो गई, पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए आपके घर में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इंक्लूड्स योर माइक्रोवेव, योर एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका लैपटॉप, ये वो सब रेडिएशन छोड़ते हैं। और लैपटॉप तो गोदी में रख के करते ना काम। इंजीनियरिंग कर रहे थे तब से गोदी में रखा था, फिर उसके बाद नौकरी करी 5 साल, अच्छा पैकेज हो गया सब कुछ, फिर शादी करी, 5 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो रहा, होगा कहाँ से? वो तो तुमने रेडिएशन दे दे के ख़त्म कर लिया सब। और रख ले लैपटॉप, हैं, बिस्तर में बैठ के काम करेंगे, है ना? हमको कुत्ते ने काटा है, हम तो बिस्तर में बैठ के काम कर सकते हैं, नहीं करते ना। आ गया समझ में? ओ बेबी चोना, बोली बाबू बहू मेरे थाली भगोना, हाँ ना, कोई बात नहीं, अब तो हो गया, अब क्या, हाँ गोलियाँ खाओ गोलियाँ, जियो राजा। लोग सोचते होंगे मैं कैसी कैसी बातें करता हूँ, ऐसी बातें करता हूँ ताकि जिससे आप लोगों का जीवन सुधरे, है ना। गुरुजी हर गांव में 10 कांग्रेसी वर्सेस बीजेपी का डिबेट कराइए, जिसका उत्तर न मिले उसको पता करें कांग्रेस की सच्चाई, अब तो पता चलना चाहिए। शैलेंद्र जी, दिक्कत तो ये है कि मैं तो बहस कर लूँगा, लेकिन हर बीजेपी के 10 लोग गुड़गोबर हैं एकदम ही, पूछिए मत उनकी स्थिति क्या है, कुछ नहीं आता। 4 स्कीम पूछ लेंगे सरकार की, वो नहीं बता पाएंगे। नवीन जाइए, स्वागत है। बाइडेन फैमिली को इसका पेमेंट तो चाइना कर रहा है ना? हाँ कर ही रहा। कौन हंसा? अमन पाठक जी, काय हंसे भैया? अच्छा मतलब तुम्हारे बच्चे अच्छे सब होगा इसलिए हंस रहे हो दूसरों पे, ऐसा ना करो यार, गलत बात है ना। जो रियलिटी है, जो हो रहा है, तो क्या सिर्फ इतना ही हो रहा है? एक और घटना जो बार बार शक की सुई घुमाती है। क्यों घूमती शक की सुई? क्योंकि घटनाएं ऐसी हो रही हैं एक के बाद एक। लीबिया फ्लड, आपको मालूम है ना, मैंने न्यूज़ नहीं दिखाई पर आपको तो मालूम होगा, लीबिया में क्या भयंकर बाढ़ आई है। परमाणु बम की तरफ फटा डरना का बांध, 40,000 लोगों के मरने की आशंका। ओफो, 40,000 लोग, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, नहीं तो मैं इस न्यूज़ को उठा लेता, मुझे लगा ऐसी ही है बाढ़ वाड़। अरे भाई साहब, खेल ही हो गया है तो। लीबिया काम ही खत्म, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स ढह गई साहब, बांध फट गया। ओफो, ये देखिए। पूरा शहर तबाह, ऐसा लग रहा है सुनामी आई कि क्या हुआ, भगवान मालिक है। 40,000 से ज़्यादा लोग बिल्कुल मारे गए होंगे, 40,000 से ज़्यादा लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बुरा हाल हो गया। लीबिया एकदम फर्श पर है। सवाल यह है, इसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं,
बांध पुराना हो गया था, उसमें होल्स भी दिए जाते बांधों में ताकि उनसे पानी निकल जाए, ओवरफ्लो हो जाए, निकल जाए, और उन होल्स के से दबाव कम पड़े, डैम टूटे नहीं। तो ये कहा जाता है कि भाई उन होल्स में जो है बल्लियाँ फंसा दी गई थी। अच्छी बात है, किसने फंसाई? फिर उसमें कचरा जमा हो रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सवाल अभी भी वही है, नंबर एक, क्या इसको उड़ाया गया? नहीं उड़ाया गया, तो ये बल्लियाँ किसने फंसाई? क्या जैसे अपने यहाँ एनजीओ खड़े कर दिए जाते हैं ना, पेड़ मत काटो, ये मत करो, ऐसे वहाँ पर भी लोग तो खरीदे जा सकते हैं ना कि बल्लियाँ फंसा दो। क्या इसके पीछे भी कोई है क्या? क्योंकि तेल, मैंने सुना है किसी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तेल की। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खनिज संपदा, इन सब पे किसी का ध्यान है। गुरु जी ब्लास्ट कराया गया, एक यूट्यूबर बताया। कोई बड़ी बात नहीं है बॉस, बिल्कुल हो सकता है। हमने कहा ना, शक की सुई घूमती है, क्योंकि पूरी दुनिया में गड़बड़ होती है, एक ही जगह जाती है। हवस एक ही देश को है हर चीज़ की। कमाल है, क्या कहें। देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ होगा साहब। खैर चलिए आगे चलते हैं और ज़रा देखें हम आपको जो यहाँ पर खबर बताते हैं वो सही बताते हैं या फिर ऐसी कुछ भी बता देते हैं। एक खबर हमने आपको बहुत पहले वंदे भारत के लिए हमने काफ़ी पहले आपसे बताया था। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनकर तैयार, जाने कब होगी लॉन्च, कुल इतने होंगे कोच। हमने क्या कहा था आपसे? वंदे भारत की स्लीपर कोच आएगी। स्लीपर कोच आ गई साहब वंदे भारत की। और हो सकता है वंदे भारत की जो रेक है, रेक इसको बोलते हैं जो ट्रेन होती है, वंदे भारत की रेक ही लगा दी जाए। जो राजधानियाँ चल रही हैं हो सकता है उसमें वंदे भारत की रेक लगा दें, या हो सकता है लंबी दूरी पर वंदे भारत नई ट्रेन चला दी जाए। तो मुझे जो लगता है नई ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि रेक बदल देंगे वंदे भारत की। पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ऐसा करेंगे? वंदे भारत उनके ज़माने में आई हुई ट्रेन है, वो चाहेंगे कि लोग इस ट्रेन में जाएं और उनको पता हो कि वंदे भारत में जा रहे हैं। तो प्रॉब्ली ये अलग ही रहेगी और स्लीपर कोच के साथ आएगी। अब सोचिए कितना पहले आपसे कहा था कि स्लीपर कोच में आएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था उस समय। मेरे ख्याल से 4-5 वंदे भारत लॉन्च हुई थी शायद, तब अपन ने इस बात को कहा था कि स्लीपर वर्जन आएगा, लंबी दूरी की आएंगी अभी ये ट्रेन, है ना। खबर सही है सर, उस समय तो नहीं आई थी किसी न्यूज़ पे, किसी ने छापी नहीं थी, तो हम चुप करके बैठ गए थे, दुम दबा के अपनी बैठ गए थे। हमने कहा क्या करें, अभी बोलेंगे तो जनता मारेगी, बार बार बोलेंगे तो। हालांकि फिर भी बोलते रहते बीच बीच में, लेकिन अब आ गई सर न्यूज़, है ना। अब अपन शेर हो गए, तो अब बता रहे हैं आपको कि जो तब बताया था वो सही था, आज सही साबित हुआ। खबर सही मिल रही है, सबसे पहले मिल रही है। देखते कर दो ऊपर के, अब लिखा तो करो भाई, कमेंट करोगे तब ना पता चलेगा, हाँ ना कुछ तो लिखा करो भाई। तो वंदे भारत जो है बनकर तैयार हो गई सर, स्लीपर कोच बनकर तैयार हो गया। हमको उसी समय मालूम चल गया था जब ये बहुत प्री प्लानिंग स्टेज में था कि इसको ऐसा किया जाना चाहिए, है ना। तो हमने आपके सामने वो खबर रख दी थी। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते। कल भी हमने आपको एक खबर बताई थी, कौन सी वाली? वो डब्बे के ऊपर डब्बा, लाल, हाँ, डबल डेकर बस। डबल डेकर बस बंद हो गई। कल किसी को होश नहीं आया भाई साहब, कल किसी को होश नहीं, आज सबको होश आ गया। आखिरी डीजल डबल डेकर बस को मुंबई ने किया अलविदा, 8 दशकों तक बनी रही यात्रियों की पहली पसंद। तो डीजल वाली है इसलिए इसको फेज आउट की थी। बड़ी प्यारी सी गोल गोल सी, ये गोल मटोल सी बस लगती थी भाई, इसको फोकस करें पहले, हाँ, सी बस लगती थी। और अब जो है ये बस अलविदा हो गया इसका, हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दी गई। सोचिए ये न्यूज़ कल की है, किसी को कल होश नहीं आया इस न्यूज़ को लेने का, लेकिन अचानक से एकदम से पता नहीं ऐसा क्या होता है, रात में न्यूज़ चलने के बाद अगले दिन लोग चला देते हैं। पर अच्छी बात है, कम से कम कोई चीज़ चूकती है तो उसको अगले दिन लेकर आते हैं। ये खबर जो है ना बड़ी दिल से लगी वाली, दिल वाली खबरें होती हैं, ये दिमाग वाले लोगों को समझ में नहीं आती, है ना। ये खबर बड़ी नॉस्टैल्जिक टाइप की खबर थी। हमने कहा ज़रूर बताएंगे, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। और तो उसका नतीजा ये कि आज सारी मीडिया में छाई। वहाँ मेरे लिए वरदान हो जाएगा, लंबी जर्नी, हाँ सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, लंबी जर्नी वालों सबके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वंदे भारत वाली खबर भी सही मिली, और ये
अपनी लाल बस वाली भी सही मिली। सेट्स माई चाइल्डहुड मेमोरी, बहुत लोगों की मेमोरीज हैं सब उसमें, बहुत लोग, ना जाने कितने लोगों की तो लव मैरिज हुई है उस लाल बस में, ट्रैवल कर करके डबल डेकर में ऊपर बैठ जाते थे हैं। तो बहुत लोगों की बहुत प्यारी प्यारी, मुंबई इतना पुराना शहर है और मुंबई इतना फास्ट मूव करता है ना कि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यादगार होती हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि कई चीज़ें बदलती भी नहीं हैं। अब एक चीज़ बदल रही है मुंबई में, वो है चौल। मैं तो कहता हूँ जो चौल ओनर्स हैं सरकार को उनको पैसे दे देने चाहिए और चौल को सरकारी कर देना चाहिए। चौल अगर ख़त्म हो गया तो फिर कैसे कैसे होगा? वो कौन सा, कितने सीरियल आए हैं यार चौल के ऊपर, अड़ोस पड़ोस था शायद, हैं पता नहीं कितने सीरियल हैं जो चौल में बने हैं। चौल कल्चर एक अलग कल्चर है, उसको यदि वो ख़त्म हो गया तो फिर क्या बचेगा मुंबई में? मैं मुंबई में नहीं रहा हूँ, मैं चौल्स में नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कल्चर बहुत अच्छा लगता है। बाहर से वो चौल्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन के वो सीरियल्स याद आ जाते हैं, वो सब कुछ ऐसा आंखों के सामने घूमता है जैसे ये मेरी ही अपनी चीज़ है। और चॉल्स ख़त्म हो जाएंगी तो कैसे काम बनेगा? जिनको चॉल्स में नहीं रहना, सरकार उनको दूसरे घर दे दे, चॉल्स को तो बना रहने दे। मेरे ख्याल से तो ये करना चाहिए। चॉल्स को अगर ऐसे ख़त्म करते चले जाएंगे तो मुंबई ही ख़त्म हो जाएगा। नुक्कड़, ये करेक्ट, नुक्कड़ नाटक बहुत सारे थे जो चॉल्स में बने। तो अब चॉल्स भी लोग, भाई देखिए मजबूरी क्या है, जो मालिक है चॉल्स का, जो लोग चॉल्स में रह रहे हैं, जगह बहुत कीमती हो गई है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, अरबों खरबों पैसे मिल जाते हैं, तो सब लोग कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से कहीं तो हमको रुकना चाहिए, है ना। हैंडपम्प से पानी भरना, यस, नॉट टू फॉरगेट। सुनील पटेल जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युग रतन जी कहते हैं नागपुर में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस स्टार्ट अच्छा इलेक्ट्रिक डबल डेकर स्टार्ट करा है, चलो, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। वो फिर वो कलर वलर शेप पे वैसे ही देना चाहिए, भले इलेक्ट्रिक रहे, है ना, तो थोड़ा सा आनंद आएगा। तो चलिए, खबरें सही मिल रही हैं आपको, बराबर मिल रही हैं, तो फिर पैसे कौन भरेगा? फ्री में थोड़ी, फ्री में कैसे काम बनेगा दादा? क्यूआर कोड को स्कैन करो भैया, अपना अपना जो है पेमेंट कर दो फटाफट, अच्छे बच्चों की तरह। और 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, किसी भी माध्यम से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला जी डब्ल्यू पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी पेमेंट कर दें, राइट। t.me/नितिन शुक्ला से सब लोग जुड़ जाओ भाई, जो पेमेंट नहीं करते हैं वो भी जुड़ जाओ, ठीक है, काम की चीज़ है। लेक्चर इज़ हार्ड टू गिव, टेक रेस्ट बिफोर टुमारो लेक्चर। अब ठीक है, देखेंगे जो होगा सो, ये काम भी उतना ही ज़रूरी है ना। चलिए आगे चलते हैं और ज़रा बात करें सनातन को लेकर। फिर बवाल दोबारा से खिंचाया, क्या बवाल हुआ इस बार, देखें। After facing a massive backlash from our Tamil brothers and sisters and from all brothers and sisters from our country, India, Bharat, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has conveniently given out a statement saying that nobody in DMK should talk about Sanatana Dharma any further. BJP is trying to twist their comments for political gains. Now we all know the coordinated attack by the India Alliance for the last 2 years is a part of a larger conspiracy to eliminate Sanatana Dharma, the great Dharma of Hinduism, from our holy land. Essentially the group, the bloc called India Alliance, we all know have joined together only for their selfish gains and for their petty political reasons. That is why today they were forced to cancel their joint rally in Madhya Pradesh because people of country had read through their design. And for some of our friends who are still wondering whether their attack on Sanatana Dharma is a part of a larger conspiracy and design, I would like to play certain things in front of you. कि अन्नामलाई ये भाजपा के नेता हैं तमिलनाडु से, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयुक्त इंडी अलायंस की आज रैली होनी थी मध्य प्रदेश में, कैंसिल कर दी गई। आप डर देखिए कितना है। यहाँ सनातन को गाली दे रहे हो आप, आओ ना मध्य प्रदेश में चुनाव है, आओ इंडी अलायंस वालों, मध्य प्रदेश की जनता बुला रही है आपको प्यार से। बोले राम को गाली दिए, आइए आपका स्वागत है। सनातन को गाली दिए, आइए स्वागत है। अब क्यों भाग रहे हो? सबसे मज़े की बात यह, कमलनाथ जी गायब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे। उन्हें मालूम है जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मीडिया वाले माइक मुंह में घुसेड़ देंगे।
सनातन पे क्या कहना है। सोची समझी साजिश, सनातन को ख़त्म करने की साजिश। चलिए आगे चलते और देखते हैं। नरेश आहूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नीला प्रांति के करेक्ट, आई ग्रू अप इन अ चौल एंड इट्स अ डिफरेंट कल्चर, स्टिल गेट नॉस्टैल्जिक थिंकिंग अबाउट इट। बहुत बहुत सुंदर कल्चर था, लेकिन वो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, अपनापन बहुत था उस चौल कल्चर में। आज के जैसे नहीं ऊपरी ऊपरी खावा, लोग एक दूसरे के लिए मुंबई में भी खड़े होते थे। चौल में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी अपनापन था, जो अब ये करोड़ों के फ्लैट में नहीं है ना। तो खैर, सीनियर सिटीजन की फ्री टिकट है, आज उद्घाटन हुआ, किस चीज़ का उद्घाटन हुआ? तो अन्नामलाई जी आरोप लगा रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। देखें जरा। In April 2021, senior Congress leader from Tamil Nadu, P. Chidambaram, called Sanatana Dharma toxic. Later in July 2022, the whole country went in outrage after the Trinamool Congress MP, Mahua Moitra, called Ma Kali as a meat-eating and alcohol-drinking goddess. And later when Mr. Rahul Gandhi started his Bharat Jodo Yatra from Tamil Nadu, from Kanyakumari, he had a lot of people who gave him company, undesirable characters. One such character was Pastor George Bonaya. In the video, it was seen him explaining to Mr. Rahul Gandhi that Jesus Christ is a true God, unlike the goddess Shakti. So all these things, they kept experimenting for some time because they're very clear with their political design that they're desperate to win elections 2024 because all of them were united on a single common thread, their hatred for our beloved Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji. Later, when Mr. Rahul Gandhi ji ended his Bharat Jodo Yatra in Haryana in 2023, in his last speech he said, Pandavas had the support of all religions, as if there were many religions at that point of time and everybody supported Pandavas, just like their ill-informed political speech now. Then if you look at the alliance partners across our country, a senior Samajwadi Party leader, Swami Prasad Maurya, he called after the Sanatana Dharma controversy arose, he called Hinduism as a hoax. He said Hindu as a religion is founded only to trap our Dalit brothers and tribal brothers and sisters. Then they still did not stop. The Bihar Education Minister and the senior RJD leader, Chandrasekhar ji, took one step further by calling the Ramcharitra Manas in a very bad language and in a very distasteful comment. Continuously, each leader starting from Karnataka, within Tamil Nadu, wherever the India alliance is there, either as a ruling party or as an opposition, they were competing among each other to insult the great Hindu religion, trying to see who can come number one. तमाम सारे उन्होंने पिछले बातें याद दिला दी और ये बता दी किस प्रकार से जो है विपक्ष यानी इंडी अलायंस, ये भी इंडी अलायंस बोल रहे हैं, जिस इंडी अलायंस को सबसे पहले हमने कहा था उसको आज पूरा भाजपा और सारे लोग आज इंडी अलायंस बोल रहे हैं। शुरुआत में गलती से INDIA बोल गए थे, इंडिया बोल गए थे, सब इंडी अलायंस पे आ गए। फ़र्क मालूम चला ना शब्दों का, बस। तो बहुत सोची समझी साजिश है। देखिए सीधी सीधी बात समझिए, ये एजेंडा है जो कहीं से चल रहा है, सनातन को ख़त्म करना है। वो उनकी ज़बान पर आ गया गलती से, वरना आज तक नहीं आता था तो पता ही नहीं चलता था आपको। अब आ गया ज़बान पर तो आपको पता चल रहा, तो आप चिल्ला रहे हो। अरे भैया चिल्लाने से क्या हो जाएगा, शांति से रहो। चलिए और क्या हुआ, सनातन पर महासंग्राम छिड़ गया साहब। सनातन को गाली देने वालों को 2024 में मोक्ष मिल जाएगा। काशी में भड़के बाबा रामदेव, अब भाई साहब ये 2.0 पे पहुंच गया, अब ये महासंग्राम हो गया शुरू। समझिए कैसे। अब तक तो मामला था पॉलिटिकल, वो बोल रहे हैं बीजेपी जवाब दे रही है, अब तक तो था पॉलिटिकल। अब कूद गए इसमें बाबा रामदेव, यानी अब कूद गए भगवाधारी संत कूद गए। अब जब एक कूदें तो दूसरे चुप रहने वाले नहीं है, दूसरे भी आएंगे, तीसरे भी आएंगे। और अगर संत समाज इनके खिलाफ खड़ा हो गया, आप समझ लेना इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी बुरी तरह से हारेंगे कि जमानतें इनकी जब्त होंगी, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मैं तो ये आग्रह करूंगा हमारे संत समाज से कि ये तो पानी सर के ऊपर हो गया, हर एक हिंदू संत को इसका विरोध करना चाहिए और इनको घुटनों पे लाना चाहिए। ऐसे लोगों को इनसे नाक रगड़वानी चाहिए जो सनातन को गाली दे रहे हैं, वो कोई भी पार्टी हो, उसके साथ यही होना चाहिए। ठीक है ना। तो खैर अब मामला बढ़ता चला जा रहा है, बाबा रामदेव भी आ गए मैदान में। तो आपको क्या लगता है, अभी भी आपकी आंख नहीं खुली? चलो एक और खबर से शायद खुल जाए।
ये इंडी अलायंस वालों का ही करा खेल था। कब्रिस्तान के नाम करा ली थी बांके बिहारी मंदिर की जमीन। जानिए अब हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, जानते हैं क्या आदेश दिया? पहली बात, बांके बिहारी मंदिर की पूरी जमीन वापस की जाए। नंबर 2, इसे नाम इंदराज करा लिया गया था, ट्रांसफ़र कर लिया गया था, जानते, कब्रिस्तान के नाम पर पूरे मंदिर की ज़मीन को, हाँ, बीघाओं में ज़मीन। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जिन लोगों ने ये किया उनको भी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुकदमा कायम किया जाए। जानते हैं काम कब हुआ था? ये काम हुआ था समाजवादी सरकार जब थी तब हुआ था ना, आप मानोगे थोड़ी, बता देता हूँ। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का एक भूखंड शाहपुर में है। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान समाज विशेष के लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया था। वही मंदिर पक्ष ने पुलिस में शिकायत कर दी थी, लेकिन उस समय पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी और इससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर जमीन का मालिकाना हक कब्रिस्तान को कर दिया। अब इसकी कहानी समझ लीजिए, असल कहानी है, मुलायम सिंह जब इस दुनिया में नहीं, लेकिन जो रियलिटी है वो रहेगी। असल कहानी है कि मुस्लिमों के दबाव के चलते मुलायम सिंह यादव ने जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर दबाव बनाया था कि तुम ज़बरदस्ती इसको जो है ट्रांसफ़र करो, नाम इंदराज करो, कब्रिस्तान के नाम ये ज़मीन होनी चाहिए, मुझे ये ज़मीन कब्रिस्तान के नाम चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसकी असल कहानी है। क्लियर? अब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई साहब ऐसा तो ना हो पाएगा। तो ये लोग तो सर सनातन को हर तरह से ख़त्म करने को लगे ना, हर तरह से, किसी भी तरह से ले लीजिए, है ना। वो एक सज्जन बोले कि अब तो मन कर रहा है चौल खरीदने का। भाई बहुत अच्छी बात है, अगर भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप खरीद सकते हो तो ख़रीदना चाहिए, और चौल कल्चर को रिवाइव करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, हम में से सबको सोचना चाहिए इस बात को। पता नहीं हम लोग को हो क्या कि हम लोग पैसे के पीछे इतने कितने अंधे हो गए कि हम लोग अपने खुशियों को बेच दे रहे हैं, है ना। क्यों? जगह कमर्शियल हो गई, उसी में पले बढ़े, उसी जगह से बड़े हुए, अब उन खुशियों को बेचना है। अजब गजब है। चौल पता दो ना, जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं। चौल का मतलब होता था एक कमरा, बस एक कमरा टाइप का होता था, उसी में किचन होता था और उसी में जो है आप रहते थे। बस जरा सी जगह होती छोटी सी, और जो लेटरिन बाथरूम जो होता था वो बाहर होता था, सबका कॉमन होता था। वो एक अलग ही कल्चर है, बिल्कुल। बड़ी असुविधा है उसमें, लेकिन बड़ा प्यार है, बड़ा रस है, बड़ा मिठास है उसमें, है ना। वो कौन सी फिल्म थी, बाबू भैया वाली, हेरा फेरी शायद, हाँ, उसमें वो चौल कल्चर दिखाया है और बड़े खूबसूरती के साथ दिखाया, मस्त है। ऐसे ही होता है चौल कल्चर। अभी किन्हीं ने जिन्होंने कमेंट किया था, नीला परांजपे जी, आपने चौल कल्चर के बारे में नहीं बताया कि चौल कल्चर कैसा था, आपको कैसा लगा, वो ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मालूम चले कि वो चौल कल्चर कैसा है, अच्छा है, बुरा है। क्योंकि जो लोग रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से, हम लोग तो नहीं रहे तो हमको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग रहे हैं उनको ज़रूर आइडिया है। वो भी अपनी, जितने भी लोग चौल में रहे ना, वो अपनी अपनी चीज़ों को लिखें, उन्हें अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या खट्टी मीठी यादें हैं, ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। तो वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? एक और खबर जो समय के साथ सही साबित हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी में राजनाथ सिंह। देश में खुलेंगे करीब 100 नए सैनिक स्कूल। 100 नए सैनिक स्कूल खुलने की तैयारी हो गई। याद कीजिए, हमने एक न्यूज़ आपको दिखाई थी, बहुत पहले दिखाई थी, और उस न्यूज़ में हमने दिखाया था किस प्रकार से, शायद वो नवोदय विद्यालय को लेकर थी या पता नहीं किसके लिए, जब उन्होंने बोला था ये वाले हम विद्यालय इतने खोल रहे हैं, तब हमने कहा था इन विद्यालयों को खोलने की ज़रूरत नहीं है, सरकार सीधे सैनिक स्कूल खोल दे, हेडेक ही ख़त्म हो। हर ज़िले में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। याद है आप में से कितने लोगों को मालूम है? वो एक सैनिक स्कूल खुला था, कहीं उस पर था या किस बात पर थी, मुझे ये तो याद नहीं आ रहा, लेकिन तब मैंने इस बात को कहा था कि सरकार को हर ज़िले में एक सैनिक स्कूल खोल देना है। 100 नए सैनिक स्कूल खुल रहे हैं सर, 100। आपकी बात पहुंचती है वहाँ तक और उन्हें सही लगती है, उस बात पर एक्शन भी होता है। 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे, सोचिए क्या गजब होगा। सोचा भी था कभी ऐसा होगा कि आप जो चाहते हो
उस समय भी आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हाथ उठाया था, कहा था हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमने कहा था हम अपने बच्चों को भी सैनिक स्कूल में भेजेंगे, हर सिविलियन सैनिक स्कूल से पढ़कर आएगा, हर बच्चे में राष्ट्रवाद होगा, हर बच्चे को पता होगा जीवन कैसे जीना है, कहीं भी पान खा के नहीं थूकना है, सड़कों को साफ रखना है। आज वो चीज़ साकार होती नज़र आ रही है। आप लोग जो सपना देखते हो ना, ये सरकार उसको साकार कर देती है। मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आप जो चाहते हो वो होता है, इस लाइव के माध्यम से होता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है, इसलिए। ठीक है, बस भगवान की कृपा है। गुण गाओ भगवान के, ऐश करो, मज़े करो। चलिए आगे चलते हैं और देखें और क्या क्या चल रहा है। हमने कहा कोर्ट, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे ना। कोर्ट साहब बेडरूम तक पहुंच गया, और अब तो इतना गजब पहुंच गया कि पूछिए मत। जितने लड़के और मर्द हैं ताली बजाओ, खुशी के मारे उनके लड्डू फूटने वाले हैं। बेहतरीन फैसला आया, आओ जरा देखें। शादी में सेक्स एक महत्वपूर्ण आधार, पति का दूसरी महिला से संबंध बनाना क्रूरता नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट। अरे गजब गजब, क्या बात है, बल्ले बल्ले। तो मतलब किसी से भी संबंध बनाओ तो हेडेक ही नहीं है, क्रूरता नहीं है, आपकी पत्नी केस नहीं कर पाएगी। हाँ, अब लड्डू फूटा, मतलब आदमी को वो कुत्ता बना दो जो सूंघता ही घूमे यहाँ से वहाँ। वाह क्या बात है, क्या समाज का निर्माण हो रहा है, गजब। कोर्ट अब ये बता रहा है कि आदमी यदि मुंह मार रहा है इधर उधर तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाला फैसला क्या आया था, माई बॉडी माई चॉइस। उसने शादी करी, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने एग्रीमेंट कर लिया कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोएगी, वो किसी के साथ भी सो सकती है। अब आदमी को भी बना दिया, पहले उसको तवायफ बना दिया, अब इसको क्या बोलूँ, गाली निकलेगी, अब इसको भी तवायफ बना दिया। जितनी मुखालफत हमने उसकी करी थी, जितना विरोध हमने उस फैसले के किया था, उतना ही विरोध बराबर इस फैसले का करते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल, ये तो नाजायज़ था, है, और इस पर सज़ा होनी चाहिए दोनों को, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को ख़त्म किया जा रहा है। मैरिज जो शादी जो है ना, उसको ख़त्म करने का प्रयास है कि तुम भी मुँह मारो, तुम भी मुँह मारो, सब मुँह मारो इधर उधर, सब बच्चलन बनो। गजब है साहब, कमाल है। हाँ जिगोलो, यस सही वर्ड, एकदम सही, जिगोलो बना दें। आइए अब आगे दूसरा खबर देखिए। अगर पत्नी द्वारा क्रूरता के सबूत हों तो पति दे सकता है तलाक की अर्जी, हाईकोर्ट। अरे गजब, पहली बात समझिए, सेक्स महत्वपूर्ण है शादी में, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है महत्वपूर्ण है, तो इसलिए कहीं और मुंह मार सकते हो, ये पत्नी के प्रति क्रूरता नहीं है। लेकिन पत्नी, अब वो आदमी क्या बोलेगा, मेरी पत्नी मेरे को सेक्स नहीं करने देती, तो ये क्रूरता है, और क्रूरता है तो तुम तलाक दे सकते हो। आ गए ना, बस इसी, यही तो चाहिए, तलाक दे दो, बस तलाक हो जाए, बस ख़त्म होना चाहिए बॉस ये, है ना। क्योंकि कोर्ट समझ ही नहीं पा रहा, वो आपके बेडरूम में तो घुस गया, आपके घर में तो घुस गया, लेकिन घर को आपको समझ नहीं पा रहा, कोर्ट फैसला नहीं कर पा रहा वो। तो ऐसा जब वो फैसला कर ही नहीं पा रहा, उसमें फेलियर है, फैमिली के इंस्टीट्यूशन को ही नहीं बचा पा रहा, तो ऐसे मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। वापस घर के पंचों के पास पहुंचना चाहिए, जो पहले होता था हमारे यहाँ। और हमें ऐसा नहीं चाहिए कि शादी के इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म कर दें ये लोग, पूरा बर्बाद कर दें, कम से कम हमें तो नहीं चाहिए। एक और फैसला देखिए, ये तो पति के उसमें आ गया, अब पत्नी के फेवर वाला देख लीजिए। बैक टू बैक सर, आज ही के सारे, कहीं इधर उधर कहीं। तुम पागल हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, पत्नी को ऐसी बात कही तो खैर नहीं, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। लो भैया, इस पर भी तलाक दे देंगे, कमाल है। तुम पागल हो, तुम्हें अकल नहीं है। भगवान जाने मैंने कितनी बार ऐसा बोला होगा अपनी पत्नी से, मेरी पत्नी ने मेरे से कितनी बार ऐसा बोला होगा, कितनी बातों पर ऐसा। ये तो नॉर्मल भाषा है, नॉर्मली ऐसा होता है। आप पागल हो, आपको समझ नहीं है, हम सुन लेते हैं, कई बार हम बोल देते तो पागल है तेरे को कुछ समझ में नहीं आता। ये तो कॉमन सी भाषा भाई, किसके घर में ऐसा नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता, बताना भाई, क्या ये क्रूरता है? भाई कमाल हो गया, मेरे ऊपर क्रूरता हुई, जज साहब हमको इंसाफ दिलाई दियो, मर गए। कमाल है साहब, गजब है। पूरी लास्ट ईयर मेरे एक एल्बम का वीडियो शूट चल रहा था, मैंने देखा लगभग चौल के सभी घर कमर्शियल होटल, डांस क्लब, ट्रेनिंग सेंटर या स्टूडियो बन गए। ओ हो, दिस इज़ वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल।
चरित्रहीन बनाने का षड्यंत्र, एब्सोल्युटली। दिस इज बिगनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ शरिया लॉ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। जी कौन आए भाई साहब? ढींगरा साहब। अब यह बात हो चुकी बाकी बिहारी मंदिर की। गुरुजी आप कहाँ थे तब? सो रहे थे? चलो नींद से जागे, अच्छी बात है। हाँ ये तो हिंदू परिवारों को ख़त्म करने की साजिश है, बिल्कुल। है ना? तो देखिए किस प्रकार से जो है ना धीरे धीरे करके ये इस तरह की बातें हो रही है। पागल कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। भाई ये तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। हमारे घर में तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा पता नहीं कितनों की ऐसी होती है, नहीं होती है ना। सूरत आ गए कि हाँ भैया बिल्कुल सूरत आ गए, सूरत से ही बात कर रहे हैं आपसे। सूरत नहीं दिख रही आपको हमारी बदली हुई, है ना। तो ये है। तो कुल मिलाकर ये इतनी सारी चीज़ें, तमाम सारे षड्यंत्र हैं साहब, जिन षड्यंत्र आपको दिख रहे हैं। अब क्या ही कहें, है ना। तो हाँ, चौल के बारे में किसी ने बताया नहीं। चौल का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे थे, वो एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देखा है चौल, हम रहे नहीं है। तो एक ये रहता कि भाई रहते तो कैसा रहता, है ना। एक मन में एक वो जो रहता है ना, उसके लिए। चलो लगता कोई चौल वाला नहीं, सब रईस लोग हैं यहाँ पे, कोई पुराना आदमी नहीं है। पहले पुराने लोग होते थे बेचारे, लिमिटेड इनकम वाले। चौल में मेरे ख्याल से अमोल पालेकर की भी काफ़ी फिल्में बनी हैं चौल में, है। पहले चौल वाली फिल्में बहुत बनती थी, अब धीरे धीरे करके सब खत्म। सो कुल मिलाकर धीरे धीरे पुरानी चीज़ें सब खत्म होती जा रही है। तो सब पुरानी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नई नई आती जाएंगी, अच्छी बात है, नया विकास भी होना चाहिए। लेकिन आई ऑलरेडी शेयर्ड, प्लीज सी, कहाँ देखूंगा सर, दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी। लीगलाइजेशन ऑफ इलीगलाइजेशन कैरेक्टरलेस हो रहा है, हाँ 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 बिल्कुल यही हो रहा है। 1990 में रह चुका हूँ, एक्सपीरियंस नहीं बताया सर, तारीख थोड़ी पूछी थी, है ना। बासमती चौल सबसे बढ़िया। अच्छा, बहुत तरक्की करोगे भाई साहब आप। हम्म, गजब तरक्की करने वाले हो आप। मैं कुछ कमेंट देख रहा हूँ। हाँ, देसाई साहब का कमेंट है, मैं जिस चौल में बड़ा हुआ वह चावल, जिस चावल में बड़ा हुआ चावल में मेरी बेटी कब और कैसे बड़ी हुई हमें पता नहीं चला। हमारे पेरेंट्स पूरी चौल के पेरेंट्स होते थे, एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही होता था, बड़ा अपनापन था बॉस। मैं चैम्बूर में 23 में रह चुका हूँ, मस्त रहता है, भाईचारा रहता है। हाँ, चौल में भाईचारा बहुत था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, वाकई में। बड़ा, और इसी कारण से फिर सारी चीज़ें होती हैं। चौल में सब नहीं हो पाता था, लव जिहाद वगैरह, हैं। अच्छा, वांटिंग टू सी यू टुमारो, एक्साइटेड। आइए आइए, स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। कल के लाइव में बता चुका हूँ, है ना, कहाँ आना है, किधर आना, सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आप सबको पता होगा। मुंबई में चाली बोलते हैं, यस यस, मुंबई में चाली बोलते हैं। चौल सिस्टम महाड़ा में चेंज हो गया, बड़ा गलत हो गया भाई साहब।
मुंबई गवर्नमेंट सारी चॉल्स हटा रही है, गलत है भाई साहब, हटना नहीं चाहिए। नहीं, न सिर्फ फेस्टिवल हर्षोल्लास से मनाते थे अशोक जी, बल्कि बच्चा पास हो जाए, लड्डू भी बंटते थे, सब कुछ होता था, बड़ा अपनापन रहता था। बड़ा एक बहुत पहले मुझे एक चॉल ओनर मिले थे, उन्होंने बेच दिया अपनी चॉल, लेकिन बेचने के बाद भी वो खुश नहीं थे। बोले पैसा तो मुझे बहुत मिला लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, काश मैंने ऐसा ना किया होता। उनको उस बात का दुख था बाद में। इट्स अ प्रेशियस एक्सपीरियंस। यस प्राचिति जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है। अनडिवाइडेड फैमिली, बिल्कुल, बहुत बहुत अलग ही मज़ा है चौल का। अच्छा, दिल्ली में भी था सदर बाज़ार, नबी करीम, करोल बाग। अच्छा यार, मुझे दिल्ली का मुझे आइडिया नहीं है। दिल्ली में लगता बहुत पहले ख़त्म हो गया इसका मतलब। जब कोई तमाशा नहीं देखता सब वीडियो बनाते हुए लड़ाई हो जाए, सब मिलकर 5 मिनट सुलह करा देते थे। एब्सोल्युटली। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी कोर्ट की तरफ से जो ये फैसले आ रहे हैं ना, जो परिवार को लेकर, ये सही फैसले नहीं है, इन पर ज़रूर कुछ होना चाहिए। चालीस साल पुरानी दोस्ती बरकरार है, बताइए चौल में रहते तो। देखिए, एक भी कमेंट आपको चौल से संबंधित आपको नेगेटिव नहीं मिल रहा है ना। सो दिस प्रूव्स कि हम लोग, जो हमारा जो पहला रहने का जो सिस्टम था ना, वो ज़्यादा अच्छा था। अब हम लोग बेवकूफ़ी में पड़े हुए हैं फालतू की। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, हमें कहाँ से कहाँ ला के पटक दिया गया है विकास के नाम पे। क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट जरूर कर दीजिएगा मित्रों। जिन लोगों ने पिछले महीने का नहीं किया या उससे पहले का या जब का नहीं किया, वो सारा पेमेंट कर दीजिएगा अपने 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 हिसाब से। आप लोग बड़े प्यारे लोग हैं, कर देते हैं मेरे कहने पे। और अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिएगा भाई, है ना, वो बहुत आवश्यक है। जितना पेमेंट आवश्यक है उससे ज़्यादा आपका नाम और नंबर आवश्यक है। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, जो भारत के बाहर में patreon.com/नितिन शुक्ला या paypal.me/नितिन शुक्ला GW पर जाकर ध्यान से अपने अपना पेमेंट कर दें। t.me/नितिन शुक्ला से सब लोग जुड़ जाए, पेमेंट करते हैं नहीं करते सभी लोग। तो मित्रों, ये था आज का लाइव अभी बहुत सारा बाकी है, लेकिन क्योंकि मुझे अब थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, मुझे कल भी काम करना है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। आज आप सबसे जल्दी इजाज़त चाहता हूँ। शहर में गांव वाला कल्चर और आनंद मिलता होगा। नहीं, गांव के कल्चर से अलग था चौल का कल्चर, एक बिल्कुल ही अलग कल्चर था। खैर, वर्ल्ड न्यूज़ आज नहीं ले रहे इसको, कल या परसों लेते हैं ना वर्ल्ड न्यूज़ को। थोड़ा सा, क्योंकि उसमें थोड़ा एनालिसिस लगेगा, थोड़ा समय लगेगा उसमें, करीब करीब आधा घंटा पौन घंटा लगेगा वर्ल्ड न्यूज़ में, है ना। सो चॉल व्हाट यू टॉक वाज बिफोर 1965। हाँ, काफ़ी समय तक रही है चॉल, मेरे ख्याल से 70 के दशक तक भी रही है। बहुत सारी तो नहीं, लेकिन अभी भी कुछ चॉल्स हैं, लेकिन बस ख़त्म ना हो, हमारा तो ये प्रयास है। सरकार उसमें कुछ कर सकती है तो करना चाहिए। सारी चॉल, अगर सारा पुराना सब कुछ अगर हम बदलते चले जाएंगे तो पुराने तो हम भी हो गए ना, तो हमको भी बदल देंगे लोग। मेरे पापा का पेट डायलॉग था ये, हमेशा बोलते, जब भी उनसे बोले ये चीज़ पुरानी हो गई फेंक दो, बोले पुराने तो हम भी हो गए, हमको भी फेंक दो। तो ये है, तो आई गेस कि पुरानी चीज़ों को संजो के रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सर, संयुक्त फैमिली बेटर है या सिंगल फैमिली? किसी भी दिन संयुक्त फैमिली, किसी भी दिन, लाख नुकसान परेशानियों के बावजूद संयुक्त फैमिली, उसके जैसा दुनिया में कुछ नहीं है। बाकी सब बकवास है ना। इसलिए सोचिएगा भी मत न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, कुछ नहीं रखा। और अगर आप संयुक्त फैमिली है, साथ में रहिए। ये नहीं कि संयुक्त फैमिली है हमारी नाम नाम की, साथ में रहना सबको मज़ा साथ में रहने का आता है। दुनिया का हर माँ बाप ये चाहता है कि वो और उनके सारे बच्चे उनके साथ रहें, बस इसको समझ लीजिए, है ना। ठीक है ना। तो चलिए, सुबह मिलते हैं सब लोग सूरत में। सूरत वाला मेरे पास में है क्या यहाँ पर?
यहाँ नहीं है, तो करता हूँ कुछ जुगाड़ आपको दिखाने की। किधर गया? ओ, उधर है। तो सूरत में मिलते हैं सब लोग। कहाँ मिलना है सूरत में, ये तो मैंने बताया नहीं, तो वो भी बताना पड़ेगा आपको। वो सारे लोगों को लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया। तो सुबह 10 बजे है ना, सुबह 10 बजे जो है प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम तो और भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सुबह 10 बजे के आसपास जो है मेरा जो है वो सबसे पहला ही है, और इसके बाद में जो है और भी प्रोग्राम चलेगा, शाम तक चलेगा। पर अरे भगवान, ऐसे टाइम ही सब गायब हो जाता है एकदम से। हाँ, तो कहाँ गया भाई? ये रहा। तो ये है वो दैट्स बेटर। तो ये है वो आरंभ, और वेन्यू है कन्वेंशन सेंटर VNSGU कैंपस सूरत गुजरात। सुबह 9:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। भाई फोकस हो जा। 10 बजे, 10:15 बजे से अर्थ व्यवस्था पर प्रोग्राम है। अर्थव्यवस्था पर इसमें मैं बोलूँगा। ये है अर्थ 10:15 से 11:30 तक, ठीक है ना। इसमें और भी लोग हैं, मोनिका वर्मा भी हैं, ऋषि बागरी भी है, CA सुमित मेहता भी हैं, और मैं भी हूँ। तो हम तमाम सारे लोग हैं। प्लीज़ रिकॉर्ड योर स्पीच लाइव। मेरे ख्याल से वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होगी, वो लोग करेंगे राजेश जी, और प्रयास करेंगे हम कि उन सारी बातों को लेकर आपके सामने आए। और भी लोग हैं, कई सारे लोग, 25 से ज़्यादा स्पीकर्स हैं, मुझे लगता है और भी ज़्यादा होंगे। तो कई सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कहेंगे और अच्छा लगेगा। चलिए, अच्छी बात है। इस बहाने एक गेट टुगेदर भी हो जाता है सब लोगों का, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे से अगर पूछेंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो मैं तो कुछ सीखने आया हूँ, कुछ ना कुछ सीख के ही जाऊँगा। फिर अपन फिर करेंगे कुछ, है ना। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। कहाँ? वही कैंपस में, है ना, सूरत। ठीक है। तो अब क्या करना है? राम राम करना है। कल फिर मिलेंगे अपन इस लाइव पर सवाल जवाब के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। विच यूट्यूब चैनल, ये तो मुझे भी नहीं मालूम भाई कौन सा चैनल है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल पर उसको लाइव करने का, या फिर रिकॉर्डिंग अपलोड करना, जो भी संभव होगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।